नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के विद्युत धारा से संबंधित प्रश्नावली का अभ्यास, जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए, उनका सलूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में जो है पीडीएफ रहेगा, आप उसको खोल लीजिएगा। सारे प्रश्न देखेंगे। जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों का शिकायत होता है कि बुक हमारे पास नहीं है, इसलिए जो भी हम प्रश्न अब सॉल्व करेंगे उनका पीडीएफ जरूर पहले भेज दिया करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यानी ई बराबर दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर दिया गया है 0.4 ओम और इसकी धारा पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि धारा आई बराबर होता है ई अपान आर। तो 12/0.4, ये 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो 120/4, ये हो जाएगा 30 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। ठीक है, तो अधिकतम कितना धारा प्रवाहित होगा? 30 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। जल्दी से लगा लीजिए, ये पहला प्रश्न है। सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर दिया गया 12 और स्मॉल आर दिया गया 0.4 ओम। तो आई इंटू आर बराबर ई, या आई बराबर ई अपन स्मॉल आर हो गया। दूसरा प्रश्न, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल के टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि किसी 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है, अब ये एक जो है सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है और इसको जो है बाह्य प्रतिरोध से इसे जोड़ दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो इसमें धारा आई प्रवाहित होता है। ये आर नहीं पता है, ये पता है कि 3 ओम है और ये पता है कि 10 वोल्ट है। तो हमें तो पता है कि आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर होता है ई। तो आई का मान दिया गया है, कितना है? 0.5 एम्पियर है। ठीक है, तो 0.5 इंटू कैपिटल आर प्लस आर, यहाँ 3 ओम है। ठीक है, बराबर दिया गया 10 वोल्ट है। अब आर का मान निकालना है, तो आर प्लस 3 बराबर 10/0.5 हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20। तो इतना 20 आ गया। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3, यानी कितना? 17 ओम। इतना आ गया। अब हम देखेंगे कि टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर बताएगा वो तो जितना इसमें होगा वही बताएगा। तो V बराबर I इंटू आर। अब I इंटू आर, तो I का मान है 0.5 एम्पियर, R का मान है 17। तो 17×5 = 85, 8.5 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से। टर्मिनल के बीच का विभवांतर, टर्मिनल के बीच का विभवांतर सॉल्व करिए जल्दी से।
हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। कहा जा रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी तीसरा है 3.3, यानी तीसरे अध्याय का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। तीसरे में ए कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। 1 ओम 2 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। 1 2 3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, जब 1 2 और 3 हो गया तो 1 3 और 3 6, अर्थात कैपिटल R बराबर 6 ओम। सॉल्व कर लीजिए। बी, इसी का बी देखिए। कह रहा है यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है बी नंबर कि यदि इसे जो है, यदि इसे एक 12 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से ऐसे जोड़ दिया गया, तो इनके ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम इसमें कितना सिरों के बीच विभवांतर होगा, ये 2 ओम में कितना विभवांतर होगा, 3 ओम में कितना होगा। तो अगर इसमें धारा I का मान निकाल लेते हैं तो I इंटू R1 कर दें तो इसमें निकल जाएगा, I इंटू R2 कर दें इसमें निकल जाएगा, I इंटू R3 कर दें इसमें निकल जाएगा। ठीक है, चलिए I का मान हम निकालते हैं तो धारा I, तुल्य प्रतिरोध आ गया इतना 6, तो I इंटू 6 बराबर, ठीक है 12 वोल्ट, तो I बराबर हो जाएगा 12/6 अर्थात 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ गया, इसलिए हम लिखेंगे 1 ओम के, या यहाँ पर आ जाते हैं पहला 1 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा। तो 1 ओम के तो 1 गुणे 2 अर्थात 2 वोल्ट होगा। 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4 वोल्ट, और 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, तो 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा 3 गुणे 2 I इंटू R, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 2 6 वोल्ट, 6 वोल्ट 4 10 वोल्ट 2 12 वोल्ट, टोटल 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो तीसरे का 2 प्रश्न था, एक ये तुल्य प्रतिरोध निकालना था और एक सब में विभवांतर ज्ञात करना था। जल्दी से निकाल लीजिए। हो गया।
सॉल्व हो गया। चलिए हो गया। इस हफ्ते आप तैयार रहिएगा फिजिक्स और मैथ दोनों का टेस्ट देने के लिए, ठीक है। दोनों का ही टेस्ट लेंगे इस हफ्ते, ठीक है। हो सकता है बुधवार व बृहस्पतिवार में टेस्ट हो जाए, तैयार रहिएगा सभी लोग। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा में कह रहा है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है। पार्श्व का मतलब समांतर क्रम में संयोजित है। संयोजन का कुल प्रतिरोध, यानी कह रहा है कि एक जो है ये है प्रतिरोध, एक है ये प्रतिरोध और एक है ये प्रतिरोध। ये तीनों जो है समांतर क्रम में जुटे हैं, तीनों समांतर क्रम में जुटे हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम, ठीक है। इसका तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से, तो 1/R1 हो जाएगा 2, 1/R2 हो गया 4, 1/R3 हो गया 5। तो जोड़ दिया जाए तो 2, 4, 5 का एलसीएम, 2, 4, 5 का एलसीएम 20, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 4 5 20, 5 से भाग देते हैं 20 में, 5 के 20, 4 का गुणा 1 में तो 4। अब ये 10, 5 15, 4 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/20, ये 1/R, तो R बराबर हो जाएगा 20/19, इतना ओम। तुल्य प्रतिरोध तो निकल गया। अब जब तुल्य प्रतिरोध निकल गया तो ये था A, और इसी में B कह रहा है क्या देखिए कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाला धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर ये कह रहा है कि इसको जो है हम सेल से जोड़ देते हैं, अर्थात आप देखिए कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम है। जब इन्हें जोड़ दिया जाता है किससे, एक सेल से, ये सेल से जोड़ दिया गया, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। तब इसमें बहने वाली धारा I, प्रत्येक में कितनी कितनी धारा बह रही है ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रत्येक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि इनके बीच सभी में समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों के बीच में, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। यानी अगर ये 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट इसमें भी होगा, 20 वोल्ट इसमें भी होगा, 20 वोल्ट इसमें भी होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। यदि इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 है और इसमें धारा I3 है, ठीक है। तो चित्र के अनुसार I1 × 2 बराबर 20 वोल्ट, तो I1 बराबर हो जाएगा 20/2 यानी 10 एम्पियर। इसी तरह I2 × 4 दूसरे में बराबर 20, तो I2 बराबर हो जाएगा 20/4 यानी कितना, 5 एम्पियर। इसी तरह I3 × 5 बराबर 20, तो I3 बराबर 20/5 यानी 4 एम्पियर। अब देखिए तो हमें पता है कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जोड़ दीजिए 10 + 5 + 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 19 एम्पियर। कितना एम्पियर, 19 एम्पियर। या अगर हम ऐसे भी लगा लेते
कि ये टोटल विभव कितना है 20 और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है तो 20/19। तो कुल धारा जो आई है यहाँ से अगर निकालते, हमें तुल्य प्रतिरोध तो निकल ही गया है, यहाँ से निकालते तो I बराबर V/R से, तो यहीं से 20 बटा और ये लिख देते 20/19, तो ये 19 ऊपर चला जाता है और 20 क्या होता है कट जाता है तो 19 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से भी अगर निकालते तो कुल धारा जो इसमें प्रवाहित हो रहा है ये 19 एम्पियर हो रहा है, और अलग अलग I1 + I2 + I3, तो यहाँ पर I1 I2 I3 करके निकाला और सबको जोड़ा तो भी 19 एम्पियर आ गया। तो चाहे इसके द्वारा कुल धारा निकालिए या फिर इसका अलग अलग निकाल कर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग प्रतिरोधों में पूछा है इसलिए हमने I1 I2 I3 निकाल लिया। तो लगाइए जल्दी से। हमेशा याद रखिएगा समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो विभवांतर समान होता है, प्रत्येक प्रतिरोधों में समान होता है। यानी इसमें 20 वोल्ट, जो ये 20 वोल्ट है वो इसमें भी 20 वोल्ट, इसमें भी 20 वोल्ट, इसमें भी 20 वोल्ट, और V बराबर IR से हम I का मान अलग अलग समय निकाल लेते हैं। हो गया। चलिए आइए 5वां नंबर है, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर T बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। R27 पर दिया गया है 100 ओम, कितना है 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोधक 117 ओम है, 117 ओम है, यानी ये RT, ठीक है 117 ओम। तो प्रत्येक 117 ओम है, तो अवयव का ताप क्या है, तो ताप पूछा जा रहा है कि इसका ताप कितना है, ठीक है। और पूछा जा रहा है प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक अल्फा दिया गया है, जबकि अल्फा का मान है 1.70 गुणे 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर हमें पता है कि R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो R का मान दिया है 117, ठीक है। R0 का मान दिया है 100 ओम, कितना है 100, 1 प्लस अल्फा का मान है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ गुणे डेल्टा टी। अब देखिए कि इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 100 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁻² इंटू डेल्टा टी बराबर 117। ये 100 इधर जाएगा, इसको यहीं रख दें, डेल्टा टी इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻² बराबर ये हो जाएगा 117 माइनस 100, ठीक है। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगी 17 में से 100 जाएगा तो 17 हो गया, बटे 1.7 इंटू 10⁻⁻², तो ये चला जाएगा ऊपर तो 17
गुणे 10⁻²/1.7। 10 से ऊपर नीचे हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो नीचे 17 हो जाएगा, 17 17 कट जाएगा। इसका मतलब 10⁻³ अर्थात 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी बराबर कितना आ गया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। तो पहले से कितना टेम्परेचर था, तो पहले से टेम्परेचर था 27। पहले से टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से ही था, तो अब कितना हो जाएगा, तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा। तो अब कमरे का अवयव का ताप, अवयव का ताप हो जाएगा कितना, तो ये डेल्टा टी यानी 27 डिग्री और प्लस डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री और प्लस 1000 बराबर हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगा लीजिए जल्दी से इसे। हो गया, हो गया, चलिए हटा दें। चलिए छठा नंबर है 15 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के अपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। यानी यह जो है एक तार है जिसका ये क्षेत्रफल ए दिया गया है कि 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई दिया गया है 15 मीटर, लंबाई दिया गया है 15 मीटर, ठीक है। और इसका प्रतिरोध R दिया गया है 5 ओम। तो हमें पता है कि R बराबर होता है ρ×L/A। R का मान है 5 ओम और रो ज्ञात करना है। L का मान है 15 मीटर और इसका मान है 6 × 10⁻⁷ A का मान। तो रो बराबर हो जाएगा 5 × 6 × 10⁻⁷ अपान ये 15, तो 5 × 15, 3 दूना के 6, तो 2 × 10⁻⁷ यही हो जाएगा रो। तो निकाल लीजिए प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता पूछा गया है।
हो गया। हो गया, चलिए हटा दिया जाए। आइए 7वां नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, सत्ताईस 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.1 ओम 2.1 ओम है, ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये RT जो है 2.7 ओम है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करना है, यानी अल्फा टी ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि अल्फा टी बराबर जो होता है वो RT माइनस R0 अपान R0, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, यही होता है। अब यहाँ पर RT कितना है 2.7 माइनस 2.1 बटे R0 है 2.1 गुणे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के जगह पर 100 माइनस 27.5। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.7 में से 2.1 जाएगा तो 0.6 हो जाएगा, और ये हो गया 2.1 गुणे 100 में से इसको घटा दे, 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, 72.5, ठीक है। अब ये 6 हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ था, ऊपर हम जो है गुणा कर देते हैं, अल्फा टी पूछा गया है, ऊपर गुणा कर दें, यहाँ 72 है तो 10 से ऊपर गुणा कर दें, 100 से गुणा करते हैं, और 100 से नीचे गुणा करते हैं, ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा 21 गुणे 725, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 7 21 और ये 20, ठीक है। 5 से काट दीजिए, ये 5 कम 5, ठीक है, 5 चौके 20, फिर 5 पचे 25, ये 5 चौके 20। अब 4 बटा हो जाएगा, 4 बटा ये 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 7 कम 7 और 3 10, ये 1015 अल्फा टी है। अब इसमें भाग देकर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से निकालिए, सॉल्व कर लीजिए अल्फा टी की वैल्यू। हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो संभवतः 3.9 इंटू 10⁻³ यही आएगा, या हम इसी को 0.000039 भी कर सकते हैं, जो भी आप लिखिए। हो गया।
चलिए 8वां नंबर देखा जाए। प्रश्न नंबर 8, निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पीयर पर अस्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तापन अवयव के अस्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणा दिया गया है। चलिए, यानी कह रहा है निक्रोम एक तापन 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, ठीक है, जिससे धारा I1 है 3.2 एम्पीयर प्रवाहित हो रहा है। धारा लेता है कुछ सेकंड में 2.8 लेता है, यानी I2 हो जाता है 2.8, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है प्रतिरोध बढ़ गया, ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ने की वजह से 2.8 एम्पीयर ही गया, ठीक है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात T1 बराबर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ताप का अवयव गुणांक अल्फा T बराबर दिया गया है, कितना है? तो 1.7 इंटू 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम R निकाल लें। कब? जब ये I1 धारा बहता है तब। तो 230 ये भी है, तो भी 230 बटा 3.2, ये R आ गया, ठीक है। भाग दे देते हैं, तो 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 230 बटा 32, ये 2300 बटा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से भाग दे दें, तो 4 वट है 32, 4 से भाग दे दें, तो 4 5 20, 3 30, 4 7 28, क्यों? 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। अब यहाँ पे कितना हो गया? 8 से भाग दे देते हैं इसमें, तो 8 7 56, 1 15, 8 कम 8, कितना बचेगा? 7, क्यों? तभी 15 होगा, तो 7 पॉइंट बढ़ेगा 70 हो जाएगा। फिर 8 7 56, 8 8 64, 6 बचेगा 60 होगा, फिर 8 7 56, 8 5 40, इतना आ गया, ठीक है। कैपिटल R 0 कर देते। अब RT अगर निकालना है तो RT कैसे निकलेगा? तो अब ये पता है कि उस समय जब टेम्परेचर बढ़ा उस समय धारा कितना हो गया? 2.8 एम्पियर। तब 230 बटा हम क्या भाग देंगे? 2.8 का भाग देंगे, फिर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो 230 यानी 2300 बटा 28, 4 से भाग दें, 4 7 28, 4 से भाग दे दें इसमें, तो ये हो जाएगा 575, क्यों? अब चलिए 7 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, क्यों? फिर बचा कितना? 1 15, 7 दूना के 14, क्यों? 7 दूना के 14, 1 बचा, पॉइंट होगा 10, 7 कम 7, 7 चौक 28, फिर 7 दूना के 14, कितना हो गया? ठीक है, 82.142 ओम। तो ये RT हो गया। अब देखिए R0 ये है, RT ये है, अल्फा T ये पता है, ठीक है। तो डेल्टा T निकालना है, तो डेल्टा T निकालने के लिए डेल्टा T तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि RT बराबर R0, ठीक है, R0 प्लस R0 इंटू अल्फा T इंटू डेल्टा T, यही पता है। तो डेल्टा T ज्ञात करना है, तो ये इधर चला जाएगा,
ये इधर जाएगा तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो, क्यों आर टी माइनस आर जीरो अपान यहाँ पर लिख दें आर जीरो, नीचे आर जीरो आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा टी, ये आर टी माइनस आर जीरो तो इसमें से घटा देते हैं 82.142 माइनस 71.875 और बटा आर जीरो है 71.875 और गुणे अल्फा टी का मान है 1.7 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए यहाँ पर अब घटा दें तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ 3, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ठीक है। यहाँ 0 तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा 1, ठीक है। यानी यहाँ पर आया कितना 10.267 बटे 71.875 गुणे 1.7 और ये 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें भाग देना है तो चलिए भाग दीजिए जल्दी से और निकालिए डेल्टा टी का मान, गुणा करके भाग दीजिए जल्दी से और डेल्टा टी का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पर 3 स्थान पर ये है, 3 स्थान पर ये है पॉइंट, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 1.7 है तो 1 0 ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे 102.670 गुणे 10⁻7 कर दीजिए और ये हो जाएगा कि 71,875 गुणे 17। अब इसका गुणा करके तब भाग दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 था, 10⁻⁻4 है, यहाँ -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब भाग दीजिए तो ये आएगा, भाग देने के बाद 0.0840 ये आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें इतना है गुणे 10⁻⁴ तो गुणा करेंगे तो ये 840 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 840 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन हुआ और पहले से कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था पहले से, तो अब जो ताप हो जाएगा, ताप जो होगा कम, अब अवयव का ताप जो हो जाएगा वो 840 + 27 बराबर हो जाएगा 7, 4, 2, 6 और 867 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व करिए जल्दी से।
हो गया, चलिए हटा दिया जाए। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कहा जा रहा है कि चित्र दिया गया है, ठीक है, ये है चित्र। चित्र यहाँ बना देते हैं। ठीक है, नामकरण ए बी सी, यहाँ पर डी कर देते हैं, ठीक है। और ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, ठीक है। और सभी में धारा पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो धारा की गणना करना है हमें, तो कैसे धारा की गणना करेंगे, तो उसके लिए हमने आप सबको बताया था, याद होगा। पहली बात है किरचॉफ नियम से हम लगा सकते हैं जितने पार्ट्स बन रहे हैं, बंद पार्ट्स। एक तो अगर हम इनका नाम कर दें M और N, तो बंद पार्ट्स M A C N M में, दूसरा ये, तीसरा ये, तो A B D में, B C D में, ठीक है। सभी में अलग अलग, जैसे धारा I है तो ये धारा अगर I जा रहा है तो इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा। अब यहाँ I1 बट गया 2 भागों में, इधर I2 और मान लेते हैं ये I3 हो गया, तो जब ये इसमें I3 आया तो इसमें I1 माइनस I3 करेंगे। अब ये I3 आया तो इसमें जुट गया, तो इसमें I3 प्लस I2 हो जाएगा, जुटेगा और फिर इसमें I आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें करना क्या है कि या तो हम किरचॉफ के नियम दोनों पालन करें, या हमने एक सिंपल सा तरीका बताया था आप सबको कि इसमें धारा आप ऐसे मान लीजिए इस तरह का धारा है, ठीक है। इसमें भी धारा आप मान लीजिए ऐसे हैं, और इसमें भी धारा मान लीजिए आप ऐसे हैं। इसमें मान लीजिए कि I1 है, इसमें मान लीजिए I2 है, और इसमें मान लीजिए I3 है, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पास आप देख रहे हैं कि प्रथम पास ये है, द्वितीय पास ये है, और तृतीय पास ये है। तीनों में हमने 3 धारा मान लिया, I1, I2, I3, ठीक है। तो प्रथम पास से प्रथम बंद परिपथ से, ठीक है। तो अब किरचॉफ के द्वितीय नियम लगाएंगे उसके माध्यम से कि इसमें देखिए इस 5 ओम में धारा की दिशा, ये I1 धारा तो इधर की तरफ दिखा रहा है इसमें, और I2 धारा इधर ऊपर की तरफ। तो पहले तो I1 इसमें है ना, तो जितने प्रतिरोध हैं सब जोड़ दिए, 10, 5 और 10, ठीक है। या अलग अलग अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसे करेंगे कि I1 गुणे 10 प्लस इसमें देखिए I1 माइनस I2 गुणे 5, और प्लस इसमें देखिए I1 माइनस I3 गुणे 10 बराबर 10 वोल्ट करेंगे। ये 10 वोल्ट है। अब 10 I1 ये, और फिर 5 I1 ये,
और 10 I1 ये जोड़ दें तो 10, 10, 20, 5, 25 I1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर -5 I2 हो जाएगा और यहाँ पे -10 I3 हो जाएगा बराबर 10। 5 सभी में कॉमन है तो 5 I1 -I2 -2 I3 बराबर 2 समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए द्वितीय बंद पार्श्व में, ठीक है, द्वितीय बंद परिपथ में, तो दूसरे में देखिए इसमें 10 और ये बीच में जो है ये 5 ओम है। चूंकि ये व्हीटस्टोन का नियम पालन तो कर नहीं रहा है, 10/5 बराबर 5/10 तो है नहीं। देखिए 10/5 और 5/10 ये बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो इसमें धारा कुछ नहीं पाता है, तब तो हम आसानी से निकाल लेते, लेकिन ये बराबर नहीं, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा। अब चलिए यहाँ पर बंद परिपथ है दूसरे में, तो दूसरा ये है। तो देखिए इसमें कितना कुल प्रतिरोध है, 10, 5, 15, 5, 20, तो हम 20 I2 करेंगे इसमें I2। अच्छा, अब देखिए किसमें कौन कौन से प्रतिरोध में कितना धारा है। तो इसमें क्या है I1, 5 I1, तो विपरीत दिशा होगा तो -5 I1। ठीक है, और इसमें जो है देखिए धारा की दिशा इधर है और ये धारा I2 इधर है, तो -5 I3 बराबर 0। तो इसमें हो जाएगा 5 कॉमन ले लें तो 4 I2 -I1 और -I3 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब तृतीय बंद परिपथ में, तो इसमें हम देखेंगे इसमें कि पहले जितना प्रतिरोध है 5, 5, 10, 10, 20, तो 20 I3 हो जाएगा, 20 I3। ठीक है, और जिसमें है यानी इसमें 5 तो -5 I2 और इसमें है -10 I3 बराबर 0। फिर इसमें भी 5 कॉमन ले लें तो 5 चौके 20, 4 I3 -I2 और -2 I3 बराबर 0, समीकरण 3। अब 1, 2, 3 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो I1, I2, I3 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तीनों को सॉल्व कर लें तो I1, I2, I3 का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे I1, I2, I3 का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 4 I2 है, यहाँ -I1 है, इसमें जो है -5 I2 है और यहाँ 10 I1 -10 I1, ये 2 I1। अब चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि 4 I3 है, 4 I3, अच्छा 4 I3 है और यहाँ 2 I1 है, यहाँ I1 है। ठीक है, तो क्या किया जाए कि I3 का मान I1 व I2 के पदों में हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ से I3 बराबर 4 I2 और I1 होगा तो इसमें रख दें और इसमें रख दें, बस I1 I2 का 2 समीकरण आ जाएगा। यहाँ से देखिए I3 बराबर, I3 इधर आ जाएगा तो I3 बराबर हो जाएगा क्या, 4 I2 -I1। तो I3 की जगह पर हम रख दें 4 I2 -I1। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, 3 से ये 4 I3 की जगह पर रखा जाएगा 4 I2 -I1, 4 इंटू हो जाएगा -I2 -2 I1 बराबर 0। ठीक है, अब 4 चौके 16 I2 हो गया, ये 16 I2 है और -4 I1 है। ठीक है, और माइनस ये I2 है और -2 I1 है बराबर 0। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 16 I2 में से एक I2 जाएगा तो 15 I2 हो जाएगा।
यानी यहाँ पर जो मिला 15i2 और i1 4 है और यहाँ 2i1 माइनस 6i1 बराबर 0। 2i1 ये 4i1 ये दोनों ही माइनस है तो जुट जाएगा 6i1। तो यानी 3 5 5i2 माइनस 2i1 बराबर 0। ये समीकरण हो गया 4, समीकरण 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं समीकरण किससे, 2 और 1 से। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो 2 और 1 से। तो इसमें मान रखें 5i1 ठीक है माइनस i2 और माइनस 2 और i3 का मान रखेंगे ये 4i2 माइनस i1। ठीक है, i3 के स्थान पे रख दिया है यहाँ पे और बराबर 2। तो 5i1 माइनस i2 4 दूना के 8i2 और ये माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 2i1 बराबर 2 और 5 7i1 और ये i2 है तो 8 और 1 9i2 बराबर 2, समीकरण 5। ठीक है, 4 नंबर ये है 5i2 माइनस 2i1 बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए कि i2 के जगह पर i1 के पदों में रख देते हैं। ठीक है, तो 5i1 तो है ही माइनस 9i2, तो i2 के स्थान पे रख दें i2 के स्थान पे i1 के पदों में तो 2/5, तो 2/5 i1। ठीक है, तो 2/5 i1 बराबर 2। अब चलिए देखा जाए, यहाँ 5 का गुणा कर दें इसमें, तो 5 ये है, जरा यहाँ देखिए कि यहाँ 5i1 था और 2i1 तो 7i1 हो जाएगा ना, यहाँ 7i1 होगा तो 7i1 तो 7 5 35, तो ये हो जाएगा 35i1 माइनस 18i1। ठीक है, बराबर 5 दूना के 10, इधर 10 आ जाएगा, पूरे में 5 से गुणा कर दिया। अब 35 में से 18 जाएगा तो 17i1 बराबर 10, तो i1 बराबर हो जाएगा 10/17। i1 तो आ गया 10/17। जब i1 आ गया तो i2 निकालेंगे, तो i2 बराबर 2/5। ठीक है, i2 बराबर क्या है, तो i2 बराबर है 2/5 i1, तो i1 का मान है 10/17। तो ये 5 दूना के 17, 2 दूना के 4, तो 4/17, i2 का मान 4/17। अब i3 का मान निकाल लिया जाए, तो i3 का मान निकालेंगे, तो i3 बराबर हमें पता है 4i2 माइनस i1, 4i2 माइनस i1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4i2 का मान है गुणे 4/17 और i1 का मान है 10/17। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16/17 और ये माइनस 10/17। जो i3 आएगा, i3 16 में से 10 जाएगा 6, तो 6/17, तो i3 आ गया 6/17। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। i1 i2 i3 सॉल्व कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। अब देखिए यहाँ समझिए कि AB में जो धारा होगा, AB में धारा वो तो I2 ही है केवल, और I2 का मान कितना आया है 4/17। अच्छा, AD में धारा, AD में धारा, AD में धारा देखा जाए तो देखिए I1 धारा इधर की तरफ है, I2 धारा इधर की तरफ है, D से A की तरफ। तो 10/17 में से I1 तो 10/17 है, तो 10/17 में से 4/17 घटा दें, 6/17 एम्पियर। अच्छा, अब BC में धारा, तो BC में देखिए I3 केवल बह रहा है, और I3 कितना आया है 6/17, 6/17 एम्पियर। ठीक है। अब अगर BD में धारा, BD में धारा, तो BD में धारा, तो BD में धारा क्या है I2 और I3, तो I3 और I2 में जो अधिक होगा उसी में से कम वाले को। देखिए I2 है B से D की तरफ, तो I2 का मान है कितना 4/17, तो 4/17 माइनस 6/17 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि B से D की, BD का मतलब B से D की तरफ, तो ये -2/17 अर्थात उल्टा है, D से B की तरफ है। ठीक है। अब CD में, तो C से D की ओर, तो C से D की ओर I3 है, और I3 का मान है 6/17, और माइनस I1 D से C की तरफ I1, इसमें I1 भी तो जा रहा है, तो I1 कितना है 10/17 बराबर हो जाएगा -4/17 एम्पियर, यानी D से C की ओर है। ठीक है। और कुल धारा तो I1 है ना, इसमें धारा कितना है I1, और I1 का मान कितना है 10/17, तो कुल धारा जो है, कुल धारा तो I1 है, कुल धारा I1 का मान 10/17 सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अब 10 नंबर देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी मीटर सेतु में, ठीक है, मीटर सेतु दिया गया है चित्र 2.7, S के स्थान पर 12.5 ओम है, यानी आपको मीटर सेतु बनाया गया था ऐसे, यहाँ पर R लगा हुआ था और यहाँ पर S लगा हुआ था। तो ये S के स्थान पर कहा जा रहा है कि 12.5 ओम, और ये R। ठीक है। संतुलन बिंदु सिरा A से 39 यानी L1 दिया है, या L दिया है 39, L दिया है 39.5। ठीक है, 39.5, तो 100 सेंटीमीटर होता है, पूरा कितना होता है ये 100 में 39.5 इधर है, संतुलन यहाँ मिल रहा है, तो इधर कितना होगा, तो 100 में से 39.5 घटा दें, तो R/S बराबर ये 39.5/100 माइनस 39.5, तो ये है 39.5 बटा ये 100, तो 100 हो जाएगा 100 यानी 0.5, और 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 3 जाएगा 6, तो 60.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 395/605 R/S। तो R बराबर हो जाएगा S का मान दिया गया है 12.5 गुणे 395/605,
605। अब इसी को सॉल्व कर लें तो r का मान आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, r का मान आ गया। दूसरी बात कहा जा रहा है कि r तथा s को अंतर बदल करने पर उपर्युक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो r और s को आपस में बदल दें, ठीक है, तो संतुलन बिंदु कहाँ पे होगा, तो हमें इसी तरह ज्ञात करना पड़ेगा। जो ये r की वैल्यू आएगा, r की वैल्यू आएगा, उसी को हमें, यानी इसको जब ऐसे पलट देंगे तो इधर 60.5 हो जाएगा, यानी 60.5 सेंटीमीटर पर होगा। संतुलन बिंदु कहाँ पे होगा, 60.5 पर होगा। जब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, l इधर से इधर चला जाएगा और इधर 100 - l हो जाएगा। क्लियर है? तो 60.5 संतुलन बिंदु हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है इसी में से, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। यानी जो यहाँ पर सेल लगा होता है, यहाँ सेल लगा दिया जाता है, ठीक है, तो इस सेल के जगह पर गैल्वेनोमीटर लगा दें और यहाँ पर हम सेल लगा दें तो भी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। याद रखिएगा, यानी गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यहाँ से यहाँ के बीच, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेल लगा दें और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, संतुलन बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसमें जो है धारा का मान 0 ही रहेगा। धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो इस तरह हमने प्रश्न नंबर 10 का सलूशन किया। ठीक है, तो आज 1 से लेकर 10 तक का सलूशन हमने किया है। ठीक है, अगले दिन मुलाकात होगी तो 10 के बाद प्रश्नों का हम सलूशन करेंगे। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।